नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। हिंदी साहित्य मंच जबलपुर की प्रस्तुति पर मैं आपका हार्दिक स्वागत आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं हिंदी साहित्य को साधुवाद देता हूँ। हिंदी साहित्य धन्यवाद व्यक्त करता हूँ चूँकि आज हिंद शिक्षक दिवस है। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर एक शिक्षक को अपने मंच पर आमंत्रित किया, तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ, आशीष शर्मा जी को, और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में हिंदी साहित्य मंच आगे और इसी तरह से ऊंचाइयों पर हिंदी के प्रचार प्रसार में कार्य करता रहेगा। मैंने जब हिंदी की सेवा का कार्य संभाला, उस समय मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हम इतना बड़ा योगदान, इतना बड़ा काम कर सकते हैं। क्षमा कीजिएगा। दोस्तों, इस विकट परिस्थिति में, आज की जो विकट परिस्थिति है, कोरोना जैसा संक्रमण, जो महामारी आज हमारे समाज में फैली हुई है, इससे लोग घरों में ही आज जो ऑनलाइन पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि लोग एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। जिनको हम नहीं जानते थे, आज उनको भी हम जानने लगे। ये सबसे बड़ा सोशल मीडिया जो है प्लेटफॉर्म, उसने हमको एक साथ ला करके एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा कि जो हिंदी जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोगों का कहना है कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, और लोग ऐसा भी कहते हैं कि हिंदी पढ़कर क्या करेंगे, हिंदी जानकर क्या करेंगे, हिंदी समझकर। ऐसा ही कुछ मेरे भी साथ में हुआ। मैं आपको अपना अनुभव बताऊंगा, तो शायद इससे आपको प्रेरणा मिलेगी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि अभी सितंबर का महीना हिंदी के पखवाड़े के लिए जाना जाता है, और पूरे महीने भर, सितंबर का महीना पूरा जो है, वो हिंदी दिवस के रूप में ही मनाया जाता है, हिंदी पखवाड़े के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, ऐसा है कि जब मैंने अपनी शिक्षा हिंदी में, हिंदी माध्यम में पूर्ण की, तो काफी लोगों ने मुझसे ये कहा कि आप हिंदी माध्यम में पढ़ करके क्या करेंगे, आपको अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना चाहिए और टेक्निकली आप एडवांस बनिए। दोस्तों, जब हम लोग पढ़ाई करते थे, तो उस समय न तो हमारे जमाने में इंटरनेट था, ना मोबाइल फोन था, और यहाँ तक कि ना टेलीविजन था, ना जनसंचार माध्यम का कोई ऐसा इतना एडवांस टेक्नोलॉजी था जिससे हम समाज को, देश दुनिया को और विश्व को जान सके। हमारे सामने चारों तरफ अंधकार था, और जो भी मार्गदर्शक था वो गुरु था, जिसे आज हम शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो ऐसे ही गुरु हमारे मार्गदर्शक हुआ करते थे उस समय, और जितनी जानकारी उन्हें उन्हें रहती थी, वही जानकारी हम लोगों से वो शेयर करते थे। आज तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे सामने उपलब्ध है कि एक
क्लिक में कुछ भी आप सर्च करो, आपको सारी चीजें जो है उपलब्ध हो जाती। और ऐसे वैसे जमाने में, हम लोगों के जमाने में ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं था। हमें किसी भी चीज की जानकारी लेने के लिए लाइब्रेरी, वाचनालय की सैर करनी पड़ती थी, और लाइब्रेरी में जाकर किताबों से ही हमें वो जानकारी एकत्रित करनी पड़ती थी। बहुत डिफिकल्ट समय था। फिर भी ऐसे समय में मैंने हिंदी माध्यम में पढ़ाई पूरी की, और मार्ग में बहुत सारे अवरोध भी आए, लेकिन उन कहते हैं ना कि जब तक पैर में ठोकर नहीं लगती, आदमी नीचे देखकर संभल कर नहीं चलता है। ठोकर मारने वाले बहुत मिले मुझे। हिंदी के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में आगे बहुत सारी कठिनाइयां भी आई, लेकिन हिंदी को ही मैंने अपना माध्यम बनाया। हिंदी भाषा को ही लेकर मैं आगे बढ़ा। मैंने कहा नहीं, अंग्रेजी सिर्फ और सिर्फ, मैं अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रहा हूं, किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ, मेरा सिर्फ यही कहना है कि भाषाओं की जानकारी आपको जितना अधिक से अधिक होता है, उतना ही अच्छा होता है अपने लिए। लेकिन मैं हिंदी का विरोध, अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रहा हूं। अंग्रेजी हर किसी को आनी चाहिए, अंग्रेजी सीखना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आप जिस भाषा को अपना रोजगार का माध्यम बना रहे हैं, जिस भाषा से आपका प्रेम है, जिस भाषा से आपका लगाव है, उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने हिंदी को नहीं छोड़ा। हिंदी से मुझे प्रेम था, हिंदी से लगाव था, हिंदी से मैंने पढ़ाई की, और हिंदी का व्याख्याता हूं मैं, हिंदी के लेक्चर देता हूं। न सिर्फ मैं आज 17 सालों से हिंदी अध्यापन कार्य कर रहा हूं, बल्कि पिछले 5-6 सालों से मैं राजभाषा विभाग अधिकारियों को हिंदी में लेक्चर भी देता हूं, त्रुटियों को दूर करने की कोशिश करता हूं। और जो भी कुछ आज मैं हूं, मैं हिंदी की बदौलत ही हूं। हिंदी के प्रचार प्रसार को ही मैंने अपना माध्यम बनाया है। दोस्तों, किसी भी भाषा में आप पढ़ाई करें, जरूरी नहीं है कि कोई भाषा आपको पीछे की तरफ ले जाएगी। भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है। मैंने हर मुसीबतों का सामना किया। ऐसे जाल को तोड़ करके मैं आया। उस समय ना मेरा कोई गॉडफादर था, ना मुझे मार्गदर्शन करने वाला था। ऐसे समय में मैंने खुद से राह बनाई, और रास्ते में लोग मिलते गए। एक सफर की तरफ मैं निकल गया, और आज जो कुछ हूं आपके सामने हूं। मुझे उतना प्रसिद्ध नहीं बनना है, उतना फेमस भी नहीं बनना है। अगर मैं जिस दिन उतना फेमस बन गया, इतना प्रसिद्ध हो गया, तो मैं अपने मार्ग से भटक जाऊंगा। दोस्तों, मार्ग से भटकना नहीं है किसी को। अपना काम, अपना कर्म करते जाना है। जो आपको अच्छा लगता है, आप वही कर्म कीजिए। मैंने आज देखा है, न सिर्फ अपने देश में, बल्कि विश्व स्तर पर लोग हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं। इंग्लैंड से लेकर, मॉरिशस से लेकर के, नेपाल से लेकर, नैरोबी से लेकर, कहां कहां से लोग आज मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मेरे प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। मैं उन लोगों को भी हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्हें विदेशों में रह करके भी हिंदी से इतना प्रेम है, क्योंकि ये हिंदी साहित्य मंच है। और भाषा, कहते हैं कि हिंदी में आप पढ़ेंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। हिंदी में बहुत सारे रोजगार के अवसर हैं, क्यों नहीं समझते हैं लोग। सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ करके रोजगार मिलेगा, ऐसी भावना लोगों के मन में बैठ गई है। संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में अंग्रेजी का कहीं भी जिक्र नहीं है। जिन 22 भारतीय भाषाओं का जिक्र किया है, उसमें अंग्रेजी का कहीं भी जिक्र नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम अंग्रेजी का विरोध करें, अंग्रेजी की जानकारी न लें। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें अंग्रेजी भी सीखना है, बोलना भी सीखना है, पढ़ना भी सीखना है, लिखना भी सीखना है। लेकिन साथ ही साथ अपनी मातृभाषा को भी उतना ही महत्व देना है, जितना हम अन्य भाषाओं को देते हैं। हिंदी का प्रचार कीजिए, हिंदी का प्रसार कीजिए, हिंदी को सीखिए, हिंदी के साथ साथ अपनी मातृभाषा को भी सीखिए। क्योंकि जितनी भाषाएं आपको आएंगी, मैं समझता हूं कि वो उतना ही संपन्न, और आगे उतना ही वो प्रोग्रेस यानी तरक्की कर सकता है। जैसे कि आशीष जी ने कहा था कि
आप कुछ कविताएं भी मेरे सामने रखिएगा। मैंने दोस्तों समाज में जो भी अन्याय, अत्याचार या फिर जो भी कमियां देखता हूँ, मैं उसे अपना विषय बनाता हूँ। मैंने देखा कि जो तीसरी प्रकृति है अपने समाज में, जो किन्नर समाज है, जिसे लोग हेय दृष्टि से देखते हैं, जिन्हें लोग एक नफरत की निगाह से देखते हैं, ऐसे तीसरी प्रकृति यानी किन्नर को मैंने अपनी कविताओं का माध्यम बनाया। मैंने लिखा कि एक किन्नर का दर्द मेरी कलम के माध्यम से किस तरह से व्यक्त होती है। एक किन्नर अपने मन का दर्द व्यक्त करता है मेरी कलम के, मेरी रचना के माध्यम से। मैं उसके दर्द को अपनी कलम के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। सुनिएगा। कविता का टाइटल है, उसका शीर्षक है, क्या यह मेरा अपना गुनाह था। एक किन्नर कहता है कि क्या यह मेरा अपना गुनाह था। वो अपने दिल के दर्द को बयां करता है। महलों से निकाल दर बदर ठोकरे खाने के लिए भेज दिया अपनों से दूर मुझे। एक किन्नर कह रहा है कि महलों से निकाल। आप देखते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले डॉक्टर आकर बताता है लड़का है या लड़की है या तीसरा प्रकृति है। तो जब तीसरी प्रकृति का बच्चा पैदा होता है तो उसे तीसरी प्रकृति के समाज में भेज दिया जाता है। अब इसके पीछे चाहे लोक लाज हो ही सकता वही बात है कि लोक लज्जा ही है कि उसका पालन पोषण हम क्यों करें। उस जमाने को याद कीजिए जब लोग एक बेटे की चाहत में कई बेटियां पैदा कर देते थे, लेकिन उनको वंश चलाने के लिए एक बेटे की आवश्यकता होती। ये मानसिकता थी। लेकिन आज उस मानसिकता को लोगों ने बदला है। लड़का हो या लड़की हो, दोनों को एक ही निगाह से देखना चाहिए, दोनों को समान भाव से देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसमें वो कमी आई है। लेकिन ये लोकलाज ही है। समाज में जो ये कुरीतियां फैली थी कि अगर तीसरी प्रकृति का बच्चा पैदा होता है तो उसे वो तीसरी प्रकृति के समाज में भेज देते। तो वही बच्चा वो कह रहा है कि महलों से निकाल दर बदर ठोकरें खाने के लिए भेज दिया अपनों से दूर मुझे, क्या यह मेरा अपना गुनाह था। समाज से प्रश्न कर रहा है कि क्या यह मेरा अपना गुनाह था कि मैं तीसरी प्रकृति का हूं, मैं एक किन्नर हूं। दोस्तों, वो अपने हृदय से अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहा है कि यह क्या यह मेरा अपना गुनाह था कि मैं तीसरी प्रकृति का हूं। क्या वो गर्भ में स्वयं जानबूझ करके तीसरी प्रकृति का बनकर आया है, जो समाज ने उसे ठोकर मारकर घर से निकाल दिया। मैं एक किन्नर हूं, वो अपनी व्यथा में कह रहा है। फिर कहता है, अगली कड़ी में कहता है, प्रश्न पूछता है इस समाज से, खोखले समाज से, मुझे जवाब चाहिए। वो किन्नर कह रहा है कि मुझे जवाब चाहिए कि सदियों पुरानी परंपरा, रीत रिवाज की गठरी आखिर कब तक ढोते रहोगे। आज हम इस सदी में जी रहे हैं जहां पर साइंस, टेक्नोलॉजी, हर एक चीज एडवांस हो चुका है। अंधविश्वास अब नहीं है, पहले के जमाने जैसा जो अंधविश्वास रहता था अब तो वो नहीं है। तो वो कह रहा है कि मुझे जवाब चाहिए कि आखिर सदियों पुरानी परंपरा, रीत रिवाज की गठरी कब तक ढोते रहो। आज हम अंधविश्वास से दूर जाने की बात करते हैं, कहते हैं कि हम तो एडवांस बन चुके हैं। सही है, हम एडवांस बन चुके हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसी पुरानी परंपराएं हैं, सदियों पुरानी परंपरा, उस परंपरा के नाम पर हम समाज को और भी खोखला बना रहे हैं। वही वो प्रश्न कर रहा है कि आखिर सदियों पुरानी परंपरा, रीत रिवाज की गठरी कब तक ढोते रहोगे। आखिर कब तक समाज के ठेकेदारों के चंगुल में फंसते रहोगे। दोस्तों, इस समाज के ठेकेदारों से जो बचकर निकल गया वो सचमुच आगे बहुत तरक्की, बहुत ऊंचाइयों पर गया। और जो इस समाज के चंगुल में फंस गया ठेकेदारों के, उसका पतन हुआ है। वो कहता है, किन्नर कहता है कि आखिर कब तक समाज के ठेकेदारों के चंगुल में फंसते रहोगे। उसने विरोध किया, परंपरा को बंद करने की बात की उसने। अगली कड़ी में, तीसरी कड़ी में कहता है, मैं तो उस समय अबोध था। सही बात है, जब वो पैदा हुआ था तो उसे कुछ जानकारी तो थी नहीं। मैं तो उस समय अबोध था जब बहिष्कृत किया था मुझे।
मैं तो उस समय अबोध था जब बहिष्कृत किया था मुझे अपने ही घर से। उसके जब माता-पिता ने घर से निकाला था, उस समय वो अबोध था, उसे कोई जानकारी नहीं। तो वही कह रहा है कि मैं तो उस समय अबोध था जब बहिष्कृत किया था मुझे अपने ही घर से, मुझे तो पता ही न था, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? आप तो समझदार थे। प्रश्न कर रहा है उस समाज को, खोखले समाज को, कि आप तो समझदार थे, मैं तो अबोध था, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ, लड़का हूँ, लड़की हूँ, किन्नर समाज का हूँ, पर आप तो समझदार थे, क्यों नहीं समझाए अपने खोखले समाज को? प्रश्न किया है कि मैं तो उस समय अबोध था, बहिष्कृत किया था मुझे अपने ही घर से, मुझे तो पता ही न था मैं कौन हूँ, क्या हूँ, पर आप तो समझदार थे, क्यों नहीं समझाए अपने खोखले समाज को? अंत में कहता है समाज से कि बंद करो अब समाज की इस पुरानी परिपाटी को, बंद करो अब समाज की इस पुरानी परिपाटी को, लिखो नया अध्याय नई सुबह के साथ, नई पीढ़ी के साथ। वह नई आने वाली पीढ़ी से ये निवेदन करता है, यह विनती करता है कि अब पुरानी परिपाटी को बंद करो, समाज के पुराने रीति रिवाज को बंद करो, नया अध्याय नई सुबह के साथ, नई पीढ़ी के साथ लिखो, जिससे कि हमें भी समाज में एक दर्जा प्राप्त हो सके। दोस्तों, यही एक किन्नर का दर्द था जो मेरी लेखनी ने अपने शब्दों के माध्यम से काव्य के रूप में आप समाज तक पहुंचाया। ऐसे ही कुछ ज्वलंत मुद्दे, ज्वलंत प्रश्न आज भी समाज में विद्यमान है, जो हमेशा आए दिन समाज को खोखला बनाने में, समाज को पीछे ले जाने में हमेशा कार्यरत रहते हैं दिन रात। तो ऐसे समाज से, ऐसे खोखले समाज को जो पीछे ले जाने वाला है समाज, उनसे बच करके रहना चाहिए। और रही बात हिंदी के प्रचार प्रसार की, जैसे मैंने जिक्र किया कि मैंने भी बहुत सारी दर्द सहे, ठोकरें खाई समाज में, क्योंकि एक ऐसा भी साहित्यिक ग्रुप है जो राजनीति के काफी करीब रहता है। अ, इसमें जो ज्यादा सक्रिय होता है, उसकी सक्रियता को देखते हुए लोग अक्सर उसे उसे हमेशा पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे राजनीतिक दृष्टिकोण से आपको बचना चाहिए, आप लोगों को उसमें न पड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। एक और मैं आपको उसी समाज से जुड़ी हुई, तीसरी प्रकृति से जुड़ी हुई रचना मैं आपको सुना रहा हूँ। किन्नर समाज का ही है। वो व्यक्ति कहता है कि क्या बेबसी थी, क्या बेबसी थी, बेबसी यानी मजबूरी, क्या ऐसी मजबूरी थी, वो प्रश्न कर रहा है अपने ही पेरेंट्स से, अपने ही अभिभावक से, अपने ही माता पिता से, अपने ही समाज से, जिस समाज में वो जन्म लिया होगा, उसी समाज से, उसी माता पिता से प्रश्न कर रहा है, क्या बेबसी थी, आपकी क्या ऐसी मजबूरी थी जो मुझे अपने घर से निकाल करके बाहर किन्नरों के समाज में दे दिया और नए समाज का निर्माण किया। पहले तो एक ही था, नर और नारी, स्त्री और पुरुष। तो ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपने एक नए समाज का निर्माण किया? कहता है क्या बेबसी थी। क्या यह गुनाह उसने जानबूझकर किया था? चलिए मैं पूछता हूं, मेरी कलम पूछती है, मेरी लेखनी आपसे पूछती है, क्या यह गुनाह उसने जानबूझकर किया था, जो जन्म देते ही भेज दिया अपनों से दूर? किन्नर जब जन्म लेता है तो मेरी लेखनी उस दर्द को बयां करती है कि क्या यह गुनाह उसने जानबूझकर किया था? अब गर्भ में तो नहीं है कि चलो भाई बेटा बेटी अपने मन पसंद से बनते हैं। क्या यह गुनाह उसने जानबूझकर किया था, जो जन्म देते ही भेज दिया अपनों से दूर? क्या मर गई थी सारी संवेदनाएं? क्या मर गई थी सारी संवेदनाएं? यहाँ तक देखिए, अगर छोटे बच्चे होते हैं घर में, अगर बच्चे को, लड़का या लड़की हो, थोड़ा सा खरोच भी आ जाए तो माँ बाप का दर्द जो है, सारी संवेदनाएं
जाग उठती हैं, जागरूक हो जाती हैं और उस बच्चे के दर्द को स्वयं महसूस करने लगते हैं। तो क्या वो जब उसने जन्म लिया तो क्या उस समय संवेदनाएं मर चुकी? जो जन्म देते ही भेज दिया अपनों से दूर, क्या मर गई थी सारी संवेदनाएं? या फिर समाज के लोक लाज का डर सताने लगा? क्यों भेजा उसको? ऐसी क्या मजबूरी? प्रश्न है मेरी लेखनी का कि क्या यह गुनाह उसने जानबूझकर किया था जो जन्म देते ही भेज दिया अपनों से दूर? क्या मर गई थी सारी संवेदनाएं? या फिर समाज के लोक लाज का डर सताने लगा था? क्या बेबसी जो अपनों से दूर करके ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जिसे सभ्य समाज अपमानित व तिरस्कृत समझता है? क्या बेबसी जो अपनों से दूर करके ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जिसे आज का सभ्य समाज अपमानित व तिरस्कृत समझता है। ऐसे समाज को देखिए, आज पढ़े लिखे लोग कितना उसका तिरस्कार करते हैं। गया तो वहीं से है, उन्हीं लोगों के घर से गया है जिसे सभ्य समाज अपमानित व तिरस्कृत समझता है। कौन है निर्माता इस तीसरे वर्ग का? मेरा प्रश्न है, कौन है निर्माता इस तीसरे वर्ग का? किसने किया उसे समाज से बहिष्कृत? कौन है निर्माता इस तीसरे वर्ग का? किसने किया उसे समाज से बहिष्कृत? किसने निकाला ठोकर मारकर उसे? किसने मजबूर किया उसे अपना नया समाज बनाने के लिए? दोस्तों, कौन है निर्माता इस तीसरे वर्ग का? किसने किया उसे समाज से बहिष्कृत? किसने निकाला ठोकर मारकर उसे? किसने मजबूर किया उसे अपना नया समाज बनाने के लिए? वो लोग तो जानबूझकर नहीं बनाए। आज भी यह एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। ये प्रश्न आज भी प्रश्न चिन्ह की तरह बना हुआ है। इस प्रश्न चिन्ह को अब हटाना होगा। इस प्रश्न चिन्ह को, दोस्तों, इस प्रश्न चिन्ह को अब हटाने की जरूरत है। उन्हें भी समाज में स्वतंत्र अधिकार दिलाना होगा, क्योंकि वो भी तो इसी समाज का एक अभिन्न अंग है। दोस्तों, हर सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, समाज परिवर्तित हो रहा है, देश बदल रहा है, विश्व बदल रहा है, हम विश्व गुरु बन रहे हैं, तो क्या इसे नहीं बदल सकते? इस प्रश्न चिन्ह को अब हटाने की जरूरत है। उन्हें भी समाज में स्वतंत्र अधिकार दिलाना होगा, क्योंकि वो भी तो इसी समाज का एक अभिन्न अंग है। तो ऐसे दर्द को मैंने समाज से लिया, उनके दर्द को मेरी लेखनी ने कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया। और आज की जो युवा पीढ़ी है, आज की जो पीढ़ी है, मैंने कुछ 10-15 साल पहले मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कि साकी तू जाम पर जाम पिए जाता है, साकी तू जाम पर जाम पिए जाता है, होठों पर किसी का नाम लिए जाता है। बोलते हैं ना कि भाई मेरा दिल टूट गया। मैं तो पूछता हूँ समाज वालों से, भाई कहाँ टूटा है दिल? दिल तो बेचारा एक कोने में है जो धड़कता रहता है, सीने में हमेशा धड़कता रहता है, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई आज मेरा दिल टूट गया। बड़ी विडंबना है। मुझे तो हंसी आती है ऐसी बातों को सुन करके। दिल कभी टूटता है? अगर सच्चाई की बात देखी जाए तो दिल कभी नहीं टूटता है। ये आपके मस्तिष्क पर थोड़ी सी चिंता आ जाती है, सोचने पर मजबूर कर देती है, और लोग कहते हैं कि मेरा दिल टूट गया। अब गम को उस गम को भुलाने के लिए मैखाने में या शराब में या धुएं में अपनी जिंदगी बर्बाद करने लगते हैं, और पूछो तो बोलते हैं भाई मुझे बहुत दुख। ऐसे मैंने प्रश्न किया किसी व्यक्ति से। बाद में मैंने उसे उत्तर दिया कि साकी तू जाम पर जाम पिए जाता है, होठों पर किसी का नाम लिए जाता है, क्या तूने भी खाए हैं जख्म हसीनाओं से? क्या तूने भी खाए हैं जख्म हसीनाओं से, जो खुद को इस तरह बर्बाद किए जाता है?
क्या तूने भी खाए हैं जख्म हसीनाओं से, जो खुद को इस कदर बर्बाद किए जाता है। दोस्तों, बर्बादी एक ही तरफ होती है और ऐसे सब चीजों से बचना चाहिए। अपने सिद्धांतों को, अपने कर्म की तरफ ध्यान देना चाहिए और उसी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मैंने एक हिंदी, चूंकि हिंदी की बात हो रही है, हिंदी पखवाड़ा भी है, तो समाज में दो तरह के लोग होते हैं और हर इंसान के अंदर सुख और दुख, ये दो प्रवृत्तियां आती हैं। तो जब सुख आता है तो इंसान क्या करता है, इठलाने लगता है, किसी की नहीं सुनता है। और जब दुख आता है तो दुनिया भर से जाकर चिल्लाता है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं, मैं ठीक इसके विपरीत। मैंने इस पर चंद पंक्तियां लिखी। क्या मैं कहूं, टाइटल है क्या मैं कहूं। क्या मैं कहूं, किससे मैं कहूं, जी करता है चुपचाप रहो। भाई मेरा गम है, मेरी तकलीफ है, मैं क्यों बताने जाऊं। अरे जो सुनेंगे लोग इतराएंगे, आपका दर्द तो बांटेंगे नहीं। कबीरदास जी ने सही कहा, रहीमदास जी ने सही कहा था, माफ कीजिए। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन इठलई हैं लोग सब बांटने लई हैं कोई। जो भी सुनेगा सब इठलाएंगे, मजा करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, कोई बांटने नहीं आएगा। तो मैंने लिखा कि क्या मैं कहूं, किससे मैं कहूं, जी करता है चुपचाप रहो। क्यों? इसका कारण है। पहली पंक्ति देखिए कि गम मेरा मेरा ही रहेगा। गम मेरा मेरा ही रहेगा, गम को मेरे न कोई हरेगा। गम मेरा मेरा ही रहेगा, गम को मेरे न कोई हरेगा। देख मेरा गम, देख मेरा गम, जग ये हंसेगा, दिल मेरा चुपचाप जलेगा। गम मेरा मेरा ही रहेगा, गम को मेरे न कोई हरेगा। देख मेरा गम, जग ये हंसेगा, दिल मेरा चुपचाप जलेगा। अच्छा होगा, अच्छा होगा गम को अपने सीने में दफना के रखूं मैं। क्या मैं कहूं, किससे मैं कहूं, जी करता चुपचाप रहूं। जी करता चुपचाप रहूं। अंतिम पंक्ति देखिए कि दुख दर्द बने जीवन के अब तो साथी मेरे। मैंने गले से लगा लिया दोनों को, कि दुख दर्द बने जीवन के अब तो साथी मेरे। दुख में कौन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत बड़ी बात है ये। दुख दर्द बने जीवन के अब तो साथी मेरे, दुख में कौन कहां कब, दुख में कौन कहां कब मेरा, दुख में कौन कहां कब मेरा, मिलते हैं सुख में बहु तेरे। इस पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दुख दर्द बने जीवन के अब तो साथी मेरे, दुख में कौन कहां कब मेरा, मिलते हैं सुख में बहु तेरे। राहों में दुख के कांटे हजार मिले, राहों में दुख के कांटे हजार मिले, फिर भी हंसूं। राहों में दुख के कांटे हजार मिले, फिर भी हंसूं। क्या मैं कहूं, किससे मैं कहूं, जी करता है चुपचाप। दोस्तों, जीवन की राह पर बहुत सारे कांटे मिलेंगे, बहुत सारी मुसीबतें मिलेंगी। आपको उससे निकल करके जाना है बाहर, इसलिए आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। मैं एक अंतिम रचना अपनी प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद में मैं विदा लूंगा इस प्लेटफॉर्म से। हिंदी साहित्य मंच ने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है और ऐसे कार्यक्रमों की जरूरत है। मैं संस्थापक अध्यक्ष को बधाई देता हूं। दोस्तों, ये अंतिम रचना मेरी अक्सर याद आती है, अक्सर याद आती है। टाइटल सुन करके
अच्छे-अच्छे लोग जो है उस पर सोचने लगते हैं। अक्सर याद आती है वो। अब ये जो वो शब्द है, ये बहुत खतरनाक है। आपने देखा होगा कि एक मूवी आई थी, एक फ़िल्म आई थी पति-पत्नी और वो। अब लोगों को ये जो वो शब्द है, पति-पत्नी तो समझ में आया कि ठीक है हस्बैंड वाइफ है। लेकिन वो, यही देखने के लिए लोग थिएटर में चले गए कि वो है कौन? पति-पत्नी तो समझ में आया लेकिन वो है कौन है वो देखने के लिए थिएटर में चले गए और वो पिक्चर हिट हो गई। अब वो कौन है? ब्लैकमेलिंग का भी बहुत, वो शब्द बहुत ही खतरनाक है। पति-पत्नी में झगड़ा लगाना हो पहुँच जाओ, दोनों के सामने पत्नी को बोल दो। क्यों? वो कौन थी जो मिली थी? अब वो, अब ये वो के ऊपर घर में महाभारत हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, आखिर वो थी कौन? तो मैंने लिखा, अक्सर याद आती है वो। अंत में इसका जो निष्कर्ष है, वो आप देखिएगा, सुनिएगा। अक्सर याद आती है वो। जब भी लिखने बैठता हूँ, अक्सर याद आती है वो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हुआ है मेरे साथ ये हादसा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जब भी लिखने बैठता हूँ, अक्सर याद आती है वो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हुआ है मेरे साथ ये हादसा। मैं जब भी लिखने बैठता हूँ, मैं जब भी लिखने बैठता हूँ, थरथराने लगती है कलम में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मैं जब भी लिखने बैठता हूँ, थरथराने लगती है कलम मेरी, सिहर उठते हैं पन्ने, फूंक सी उठती है दिलो दिमाग। फूंक यानी पीड़ा। थरथराने लगती है कलम मेरी, सिहर उठते हैं पन्ने, भूख सी उठती है दिलो दिमाग में। मानता हूँ चूक हुई है मुझसे, मानता हूँ, चूक यानी गलती, मानता हूँ चूक हुई है मुझसे, पर इतनी भी नहीं, पर इतनी भी नहीं कि हर वक्त वह याद बनकर घूमती रहे आसपास मेरे। मानता हूँ गलती हुई है, मानता हूँ चूक हुई है मुझसे, पर इतनी भी नहीं कि हर वक्त वह याद बनकर घूमती रहे आसपास मेरे। मैं जब भी लिखने बैठता हूँ, अक्सर याद आती है। मैं जब भी लिखने बैठता हूँ, अक्सर याद आती है वो। अब तो आप जरूर जानना चाहेंगे वो है कौन, तो मैं बता रहा हूँ कि वो आखिर है कौन। मैं जब भी लिखने बैठता हूँ, अक्सर याद आती है वो, मेरे द्वारा की गई मात्राओं और विराम चिन्हों की गलती। मेरे द्वारा की गई मात्राओं और विराम चिन्हों की गलतियां। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस हिंदी साहित्य मंच को मैं साधुवाद देता हूँ और बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूँ। और आपने मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पर, हिंदी साहित्य मंच पर लाइव प्रसारण आपने सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।